नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री की। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज यानी तीसरे दिन हो गए दिल्ली दौरे पर हैं। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से आज उन्होंने मुलाकात की है। उत्तराखंड की विकास योजनाओं पर चर्चा हुई है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी सीएम ने शिष्टाचार भेंट की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, एम्स में भर्ती शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से भी मुलाकात की है। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी रहा और एक के बाद एक सभी केंद्रीय मंत्रियों से 3 दिवसीय दौरे में वो मुलाकात करते रहे। और इस मुलाकात का जो उद्देश्य है वो ये है कि उत्तराखंड में विकास की योजनाओं को धार दी जाए। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से आज मुलाकात की है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने। उत्तराखंड की विकास योजनाओं पर चर्चा हुई। वहीं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से शिष्टाचार भेंट हुई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मिले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी सीएम की मुलाकात हुई है। एम्स में भर्ती शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का भी उन्होंने हाल जाना है। वहीं केंद्रीय रेल एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात की। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी से भी उनकी मुलाकात हुई है और केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल से भी आज वो मिले। और सभी केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करने का जो पर्पस है वो यही कि उत्तराखंड के विकास में और तेजी कैसे आए। आगे बढ़ते हैं। रुद्रपुर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। जमीन के विवाद में गोली मारकर 2 भाइयों की हत्या कर दी गई है। मलसी गांव के प्रीतनगर की यह घटना है। गांव में भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए 5 टीमों का गठन किया गया है। तो जमीनी विवाद में गोली मारकर 2 भाइयों की हत्या कर दी गई है। मलसी गांव के प्रीतनगर की यह घटना है। एक बार आपको फिर से बता दें कि बड़ी खबर, गांव में भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है क्योंकि वहां पर तनाव की स्थिति है और यह विवाद काफी दिनों से चल रहा था। लेकिन रुद्रपुर में डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई है। मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है और गोली मारकर 2 भाइयों की हत्या कर दी गई है और जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये रुद्रपुर का मामला है। राकेश इनका और ये जो मृतक पुलिस वाले हैं इनका आपस में जो है मेरे को लेकर के कुछ कहा सुनी जानकारी भी विवाद हुआ। उसको इसके बाद जो है जो मुस्लिम पक्ष है राकेश मिश्रा है घटना करके जो है गोली चलाने पर उन लोगों की डेथ हो गई है। और इसके साथ में 2 लोग और थे विजय थे, शुभम और शिवम। तो उसमें हमें दोनों पक्षों को इसमें मृतक पक्ष की तरफ से हमने बताया दिया है कि एफआईआर दे दी थी, निम्न एफआईआर दे रहे हैं और उसके साथ हम फिर फर्दर कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी टीमें लगी हुई हैं, जो भी इसको अरेस्ट करने के संबंध में हमारी 4-5 टीमें लग गई हैं और उनको हम बहुत जल्दी अरेस्ट करेंगे और मामला पंजीकृत करके जो भी विधिक कार्रवाई। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कोरोना के कारण हजारों लोगों की जान चली गई। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के विधायक नियमों को मानने को तैयार नहीं है। नियम समझाने पर रुतबा दिखाते हैं क्योंकि हनक सत्ता की है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला मसूरी में, जहां रुड़की से बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा परिवार के साथ घूमने गए थे, लेकिन मास्क नहीं पहनने पर पुलिस वाले ने उनका चालान काट दिया। इस दौरान विधायक ने हनक दिखाते हुए पुलिसकर्मी को जुर्माने के पैसे फेंक कर दिए। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से पैसे फेंक कर दिए जा रहे हैं। अपनी अकड़ दिखा रहे हैं विधायक जी। कोरोना काल में हजारों लोगों की जान चली गई है और प्रशासन को सख्ती बरतने के लिए कहा गया है। सीधे सीधे कहा गया है कि चाहे कोई भी हो, अगर मास्क नहीं पहना है तो चालान उसका काटा जाएगा। लेकिन विधायक का जब चालान काटा गया तो विधायक अपनी हनक दिखाते हुए चालान के जो पैसे हैं वो देखिए किस कदर से फेंक कर दे रहे हैं। और ये हैं बीजेपी के विधायक प्रदीप बत्रा। तो रुड़की से बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा अपने परिवार के साथ घूमने जा रहे थे। उसी दौरान जगह जगह चेकिंग
अभियान के तहत पुलिस खड़ी थी। और इस मामले को लेकर जब विधायक से बातचीत की गई तो विधायक ने क्या कुछ कहा, सुनिए। पूरी स्टोरी में कहीं भी मैं बिना मास्क के नहीं हूँ। हर जगह मैंने और मेरे परिवार ने मास्क पहना हुआ है। वो ज़बरदस्ती उलझ रहा था, हम लोग घूम रहे थे वहाँ पे। परिवार के साथ जब आदमी जाएगा तो मैं सोचता हूँ कि वो किसी भी विवाद में नहीं पड़ना चाहेगा। वो घूमने के मूड से गया, माइंड फ्रेश करने गया। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि सबने मास्क पहना हुआ। तो मेरा चालान गलत किया गया, झूठा चालान काटा गया। तो मेरा पुलिस से ये आग्रह है कि मेरा चालान कैंसिल करा जाए और जो 500 रुपये मेरे से दंड लिया गया, मेरा दंड वापस किया। आगे बढ़ते हैं खबर देहरादून से, जहां डीजीपी अशोक कुमार के नाम से बनी फर्जी फेसबुक आईडी साइबर ठग ने मैसेंजर का इस्तेमाल कर पैसे मांगे हैं। इसकी जानकारी होने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। देर रात 2 घंटे बाद फर्जी फेसबुक आईडी को ब्लॉक किया गया। साइबर सेल की टीम कर रही है मामले की जांच। एक बार आपको फिर से बता दें कि देहरादून से खबर है जहां पर एक बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल डीजीपी के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर और मैसेंजर के द्वारा पैसे मांगे जा रहे थे। आगे बढ़ते हैं, मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन की माताजी का कुछ दिन पहले निधन हो गया था, जिसके बाद विधायक के निवास पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित भाजपा के नेता भी शोक प्रकट करने पहुंचे हैं। आज राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मंगलौर पहुंचे और बंद कमरे में 1 घंटे तक बातचीत हुई। मीडिया से बात करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि मैं अपने दोस्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता काजी निजामुद्दीन का दुख बांटने उनके घर आया हूं। सचिन पायलट ने राजस्थान के सियासी उलटफेर के सवाल पर उत्तराखंड सरकार पर अपना निशाना साध दिया। सचिन ने कहा कि उत्तराखंड में चेहरा बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। उत्तराखंड में भारी प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आज से कुछ दिन पहले हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और एआईसीसी में संगठन में ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी और वरिष्ठ विधायक काजी निजामुद्दीन साहब की माताजी का इंतकाल हुआ था। तो आज मैं इनसे दुख बांटने के लिए और शोक प्रकट करने के लिए आज मंगलौर में आया हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको उनकी रूह को अपने चरण में जगह देंगे, भगवान दिवंगत आत्मा को शांति देगा। और काजी साहब जब राजस्थान के सह प्रभारी थे तब लंबे समय तक हम लोगों ने मिलकर काम किया राजस्थान के अंदर भी, और हम लोग जो वहाँ सरकार बनाने में कामयाब हुए उसमें काफ़ी कुछ योगदान संगठन की तरफ से। जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था तो काजी साहब सह प्रभारी थे, हमने मिलकर वहाँ पर बहुत काम किया था। तुम्हारा पुराना संबंध है। आज से कुछ चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर हरिद्वार से, जहां पर स्पेयर पार्ट्स की गोदाम में भीषण आग लग गई है। आग से गोदाम में रखा लाखों का माल जलकर खाक हो गया है। आग लगने के कारणों का नहीं पता चल सका है। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के मेहतान मोहल्ला की यह घटना है जहां पर यह आग लगी है। तो स्पेयर पार्ट्स की गोदाम में भीषण आग लगी। आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। फायर ब्रिगेड को जब इस बात की सूचना मिली, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और इसके बाद आग बुझाने की कोशिश शुरू हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हरिद्वार से खबर है जहां पर स्पेयर पार्ट्स गोदाम में भीषण आग लगी। यह आग कैसे लगी फिलहाल इसकी जानकारी तो नहीं मिल पा रही है, लेकिन आग से लाखों का नुकसान हुआ है। आगे बढ़ते हैं, जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, बेटियां भी घर में उजाला करती हैं और इन्हीं पंक्तियों को सार्थक किया है उत्तराखंड के रुड़की की एक बेटी ने, जिसने मायानगरी मुंबई में अपनी पहचान से रुड़की का ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड का गौरव बढ़ाया है। दरअसल रुड़की के हनुमान कॉलोनी के रहने वाले पत्रकार सुरेंद्र वर्मा के 2 बेटी और 1 बेटा है। बड़ी बेटी मुस्कान वर्मा लंबे समय से बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों में अपने अदाकारी के जलवे बिखेर रही हैं। मुस्कान वर्मा अब तक मलयालम फिल्म मारिया, जर्नी ऑफ लव, हिंदी फिल्म जहर और स्टार भारत पर आने वाले कार्यक्रम राधा कृष्ण में नजर आ चुकी हैं और आने वाले समय में जियो स्टूडियो में फिल्माई जा रही फिल्म इंस्पेक्टर अविनाश में मुस्कान रणदीप हुड्डा और उर्वशी रौतेला के साथ नजर आएंगी। इसके साथ ही मुस्कान कई एडवर्टाइज में भी काम कर चुकी हैं। वहीं उनके पिता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि उनकी बेटी ने उनका नाम रोशन किया है, वह गौरवान्वित महसूस करते हैं। वहीं मुस्कान की मां ममता वर्मा कहती हैं कि उनके सपने को बेटी ने पूरा किया है।
मुस्कान वर्मा है और मैं बॉम्बे में रहती हूँ। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं अभी एक शो कर रही हूँ इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा, और एक एल्बम करके आई हूँ मनाली में। अब तक जो है कितने सीरियल में आपने काम किया है और कितना अनुभव रहा है आपको जो है? मुझे बॉम्बे में 4 साल हो गया और 4 साल में मुझे सबसे पहले टाटा स्काई का ऐड मिला था। उसके बाद एक सीरियल मिला राधा कृष्णा, स्टार भारत पे आता है जो। अभी मैंने वो छोड़ दिया क्योंकि उसके बाद मुझे एक फ़िल्म मिल गई थी साउथ की, वो रिलीज़ नहीं हो पाई अभी, कुछ प्रॉब्लम हुई होंगी। उसके बाद मैंने आगे बढ़ते हैं और खबर ऋषिकेश से है, जहां पर चंद्रभागा नदी में मायाकुंड के पास एक बार फिर से अतिक्रमण का मामला सामने आया है। बता दें कि चोरी छिपे दर्जनों लोगों ने नदी में अतिक्रमण कर अपनी झोपड़ी बना ली। जानकारी लगने पर टास्क फोर्स की टीम ने जेसीबी से अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया है। इस दौरान झोपड़ी वासियों ने अतिक्रमण हटाने का विरोध भी किया, लेकिन टास्क फोर्स की टीम ने आगे उनकी एक न चली। वहीं पुलिस भी मौके पर मौजूद रहे। नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त विनोद लाल ने बताया कि मौसम विभाग ने मानसून आने का अलर्ट जारी किया है। बारिश के दिनों में नदी में तेज बहाव से पानी आता है, इसलिए नदी में अतिक्रमण करने वालों को हटा दिया गया है। तहसील स्तर पर गठित टास्क फोर्स कमेटी द्वारा चंद्रभागा नदी में लोगों द्वारा जो अतिक्रमण किया गया है, जो कि फ्लड जोन में है, इसको आज तहसील राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग, पुलिस प्रशासन एवं नगर निगम के द्वारा यह अतिक्रमण को हटाया जा रहा है ताकि लोगों को इस बाढ़ जोन में से हटाया जा सके। आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 का कहर कम होने के बावजूद 4 धाम यात्रा का संचालन शुरू नहीं करने से परिवहन व्यवसायी नाराज हैं। परिवहन व्यवसायियों ने सरकार को जगाने के लिए प्राइवेट बस स्टैंड परिसर में यज्ञ किया। इस दौरान सरकार से जल्द 4 धाम यात्रा शुरू करने की मांग की गई है। परिवहन व्यवसायियों ने अपनी मांगों पर शीघ्र ध्यान नहीं देने पर उत्तराखंड बंद करने की चेतावनी दी है। इसी के साथ परिवहन व्यवसायियों ने सरकार से टैक्स इंश्योरेंस में 2 साल की छूट और बस संचालकों को आर्थिक मदद देने की गुहार भी सरकार से लगाई है। देखिए, मैं तो सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो एक भय का वातावरण पूरे देश में बनाया है और जो यात्री आना चाहते थे उनको भी रोका है। सरकार को उत्तराखंड की महान जनता से क्षमा मांगनी चाहिए और समय रहते सरकार को घोषणा करनी चाहिए पूरे देश से लोग यहाँ आएँ, तीर्थ यात्रा पर आएँ, पर्यटन के लिए आएँ। और क्योंकि परिवहन और पर्यटन ही यहाँ गाड़ी के 2 पहिए हैं, और मुझे बड़ा दुख है कि सरकार आज कोविड काल में परिवहन उद्योग से जुड़े हुए लोग कितने रोजी रोटी से परेशान हैं। पिछले वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि चालकों, परिचालकों को, मालिकों को कुछ सहायता की जाएगी, लेकिन कोई सहायता नहीं की गई। मैं वर्तमान मुख्यमंत्री से प्रार्थना करता हूं, इस बात को गंभीरता से लें। पहले तो पूरे देश में इसकी घोषणा करें कि 4 धाम की यात्रा खोल दी गई। हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, क्योंकि इस समय जो है संपूर्ण जो है भारत में, संपूर्ण राष्ट्र में जो है लॉकडाउन खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमारा उत्तराखंड प्रदेश पर्यटन और परिवहन पर ही निर्भर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अब हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा चरम यात्रा काल तो लगभग बीत ही चुका है, लेकिन जो थोड़ा बहुत बचाव अभी है उसके लिए संपूर्ण वाहन स्वामी और पर्यटन व्यवसायियों को हितों को देखते हुए अगर अति शीघ्र जो है 4 धाम यात्रा का संचालन अगर सरकार करवा देती है तो ये वाहन स्वामी पर और पर्यटन के व्यवसाय पर बहुत बड़ा उपकार होगा। डोईवाला के हर ज्ञानचंद सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में बैठक के दौरान विधानसभा अध्यक्ष और विद्यालय के व्यवस्थापक प्रेमचंद अग्रवाल ने घोषणा करते हुए कहा कि कोविड-19 संक्रमण से मृतकों के आश्रितों के बच्चों को हर ज्ञानचंद सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस साल निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और कोशिश की जाएगी कि मृतक आश्रितों को शासन से आर्थिक सहायता भी मिले। तो हरिद्वार कुंभ के दौरान कोरोना टेस्टिंग में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है, जिसके बाद जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है और पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। क्या है ये पूरा घोटाला, देखिए इस रिपोर्ट में। हरिद्वार महाकुंभ में कोविड टेस्ट घोटाला। पैसों के लिए लाखों का फर्जी टेस्ट कर डाला। प्राइवेट लैब्स ने मचाई जमकर लूट।
हवाई टेस्ट के लिए किसने दी खुली छूट? हरिद्वार कुंभ के दौरान कोरोना टेस्टिंग के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से कुंभ मेले के दौरान कराई गई कोविड टेस्टिंग में प्राइवेट लैब्स ने कागजों में कोरोना जांच दिखाकर जमकर लूट मचाई और 1 लाख से अधिक फर्जी रिपोर्ट जारी कर दी। फर्जी नाम और पता दिखाकर नकली टेस्टिंग दिखाई गई। 50 से अधिक लोगों को रजिस्टर्ड करने के लिए एक ही फोन नंबर का इस्तेमाल किया गया और एक ही घर से 500 से अधिक सैंपल लिए गए। एक एंटीजन टेस्ट किट से 700 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई। जांच करने वाली एजेंसी और लैब्स में रजिस्टर्ड 200 सैंपल कलेक्टर्स कभी हरिद्वार गए ही नहीं। सभी सैंपल कलेक्टर्स छात्र, डाटा एंट्री ऑपरेटर या राजस्थान के निवासी निकले हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आयोजित कुंभ की अवधि में 9 एजेंसियों और 22 प्राइवेट लैब्स की तरफ से लगभग 4 लाख कोरोना टेस्ट किए गए और एक टेस्ट के लिए उन्हें 350 रुपए से अधिक का भुगतान सरकार ने किया है। मतलब साफ है कि घोटाला करोड़ों में हुआ है। मामले की जांच के लिए अब कमेटी का गठन कर दिया गया है और सभी लैब्स और एजेंसियों को भुगतान पर सरकार ने रोक लगा दी है। की जांच की कोई हमारे पास मैकेनिज्म नहीं था और ऐसा किया तो गलत है। 100% उनका पेमेंट भी नहीं होगा, नियमानुसार कार्रवाई भी होगी। फिलहाल क्या स्थिति है सर पूरे प्रकरण? फिलहाल तो अभी जांच चल रही है और कोरोना की स्थिति अभी तो नियंत्रण में है। और जैसा आप देख रहे हैं केस भी कम हो रहे हैं, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत है। नहीं, हमारे यहाँ से भी चल रही थी, लेकिन अभी मेरा कुछ भी बोलना ना, उसमें जांच हो रही है, तो जांच के हिसाब से जो भी आएगा, तो कुछ बोलना ठीक नहीं है। तो सर जैसे और अब आपको बताते हैं कि इस पूरे फर्जीवाड़ा का खुलासा कैसे हुआ। दरअसल पंजाब के एक शख्स को जो कुंभ में गया नहीं था, उसको फोन पर हरिद्वार के स्वास्थ्य विभाग से कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट मिली। उसने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद में शिकायत की, जिसने राज्य के अधिकारियों को फर्जी टेस्टिंग के लिए सतर्क किया। वहीं इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा होने पर अब सरकार के मंत्री जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। निश्चित रूप से गंभीर मामला है, क्योंकि एक व्यक्ति अगर पॉजिटिव है, उसको अगर आपने नेगेटिव का अगर आपको दे दिया, न जाने कितने लोगों को संक्रमित करने का काम कर रहा। तो इसमें मैंने आपसे कहा कि जो धाराएं इस समय महामारी एक्ट की धाराएं हैं, वो सब इनमें लगेंगी। ऐसे दानवों को, जो मानवता के विरोधी हैं, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और कोई भी कितना से बड़ा व्यक्ति अगर दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि तीरथ सिंह की सरकार में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। उसकी जांच हो रही है, जांच होने दीजिएगा, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। कुंभ के दौरान कोरोना टेस्टिंग में हुए फर्जीवाड़े पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। और ना सिर्फ एक व्यक्ति के नाम पर कई RT-PCR टेस्ट हुए हैं, बल्कि रैंडम रिपोर्ट दी गई है। बिना टेस्ट के नेगेटिव और पॉजिटिव लोगों को करार किया गया है। ऐसे में अब सवाल ये बनता है कि जिन लोगों का इस सारे प्रकरण में हाथ है, जो लोग इसमें संलिप्त हैं, उन पर कठोर दंडात्मक कार्यवाही सरकार करती है या नहीं करती। उत्तराखंड सरकार ने महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की जान की सुरक्षा और कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कोरोना टेस्ट का दायरा बढ़ाया था, ताकि कोई भी संक्रमित मेला क्षेत्र में प्रवेश न करे। लेकिन लैब्स ने टेस्टिंग को सिर्फ कागजों तक ही सीमित रखा और कुंभ में आने वाले श्रद्धालु बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित हुए और कईयों की जान गई। अब सवाल उठ रहे हैं कि हवाई टेस्ट के लिए किसने लैब्स और एजेंसियों को खुली छूट दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। इस बीच नैनीताल से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पानी की जो किल्लत है वो अब दूर होगी। नैनीताल में पेयजल को लेकर अनिल बलूनी ने एक बैठक की है। पानी के लिए
खैरना में बैराज बनाने का प्लान बनाया गया है। खैरना में बैराज बनाकर मिलेगा पानी। अनिल बलूनी ने डीपीआर जल्द बनाने के निर्देश दिए हैं। अनिल बलूनी ने बताया अपना ड्रीम प्रोजेक्ट, बैराज से नैनीताल सप्लाई होगा पेयजल। नैनीताल में पानी की किल्लत अब नहीं होगी। केंद्र से जल्द बजट जारी करने की बात कही है। तो नैनीताल में पानी की दिक्कत अब दूर हो जाएगी, क्योंकि अनिल बलूनी ने एक बैठक करके और फिर खैरना में बैराज बनाने का प्लान बनाया है और इसके लिए डीपीआर बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है और अब नैनीताल में पानी को लेकर किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। बैराज से नैनीताल सप्लाई होगा ये पानी यानी पेयजल। नैनीताल में पानी की किल्लत जो वर्षों से चली आ रही है उसे दूर करने की कोशिश हो रही है। तो नैनीताल में पानी की दिक्कत दूर होगी। एक बार आपको फिर से बता दें, पेयजल को लेकर अनिल बलूनी ने नैनीताल में एक बैठक की है। पानी के लिए खैरना में बैराज बनाने का प्लान बनाया गया है और इसके लिए केंद्र से जल्द बजट जारी करने की बात भी कही गई है। डीपीआर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।